सच जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के मुताबिक ये खुद ही इसके ऊपर, वैसे तो लंबी चौड़ी डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन सीएसएस की एसे जो है उसको एकेडमिक एसे भी कहा जाता है और थीसिस एसे भी और सीएसएस एसे भी को मैं अल्टरनेटली ये तीनों वर्ड्स यूज किया करूंगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो ये जो एसे हम पढ़ रहे हैं ये सीएसएस की एसे है। इसको पीएमएस का मेथड डिफरेंट होता है और पीएमएस पे अप्लाई नहीं करना। पाकिस्तान में ये काफी बड़ी गलती हो रही थी कि लोग ये समझते हैं कि बस ऐसे तो ऐसे होती है और वो हर तरीके से जो है वो हर तरह की ऐसे जो है उसको एक ही तरीके से डील करते हैं। वेयर एज पीएमएस की ऐसे डिफरेंट है, सीएसएस की ऐसे डिफरेंट है। तो बार बार मैं एम्फसाइज करूंगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये फिलहाल सीएसएस की ऐसे है। आफ्टर लेक्चर नंबर 5 और 6 जब आप इसको पढ़ लेंगे एक्सपोजिटरी ऐसे, तो फिर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन पीएमएस ऐसे और सीएसएस ऐसे जो है वो भी क्लियर कर दूंगा। स्ट्रक्चर का डिफरेंट है, राइटिंग का डिफरेंट है, काफी सारी चीजों का डिफरेंस है। मुख्तलिफ जीबी की ऐसे और तरह की है, केपी की और तरह से है, पीएमएस पंजाब और तरह की है, पंजाब पीएमएस सिंध और तरह से है। तो ये आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन all of these. Okay, first of all, as far as the definition is concerned, हम इसको यूं सादा लफ्जों में यूं समझेंगे कि long logical discussion based on information. ये क्लियर कर लें शुरू में ही कि it is going to be a long discussion and it has to be logical. Logical का मतलब है कि अब इसमें इधर उधर की गप्पे नहीं मारी जा सकती या कोई ऐसी बातें नहीं की जा सकती कि बस जी फलां ये समझते हैं, फलां ये समझते हैं, नहीं। बाकायदा आपने जो भी डिस्कशन करनी है उसके साथ उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन दें। डिस्कशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब यहाँ जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, बहुत से लोग ऐसे के बारे में ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉलेज है और ऐसे जो है वो हमने किसी एक टॉपिक के ऊपर लेके तो हमारा नॉलेज जो है वो उसके मुताबिक उसको लिखते जाना है। ये परसेप्शन कुछ इतनी ठीक नहीं है, इसलिए कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होना काफी नहीं है। जब तक आप उसका मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंफॉर्मेशन तो सबके पास होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आप यूज कैसे करते हैं अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सो ऐसे बुनियादी तौर पे एक डिस्कशन है। अब यहां फर्क ये आ गया कि एक फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन में और डिस्कशन में क्या फर्क है? डिस्क्रिप्शन वन वे है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ आप ये बताते हैं कि कोई चीज क्या है, कौन है। आपने सिर्फ सब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन करना है, जो उसका जो भी पर्सन है या सिचुएशन है तो उसको डिस्क्राइब कर दें, तो दैट इज वो डिस्कशन नहीं है। लेकिन डिस्कशन ये है, मसलन इसको आप यूं समझ सकते हैं कि अगर हम ये बता रहे हैं कि व्हाट, तो व्हाट मीन्स डिस्क्रिप्शन ओनली, दैट इज नॉट एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन जो है दैट मीन्स एक्सपोज, एक्सपोजर, एक्सपोजिशन, किसी चीज को रिवील करना। तो डिस्कशन के जरिए हम अपने पॉइंट्स को जब रिवील करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो फिर एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो बनती है। चनाचे ये डिस्कशन होगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि डिस्कशन सिर्फ करते जाना कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, सिर्फ शायद ये भी इतना काफी नहीं होता जब तक उसके साथ हम इंफॉर्मेशन न दें। कोई भी डिस्कशन है अगर उसके साथ इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब है सबूत कोई नहीं है आपके पास उसकी एविडेंस कोई नहीं है। तो कोई भी बात सीएसएस के अंदर, ऐसे के अंदर जो भी हम कह रहे हैं, वी मस्ट हैव एन एविडेंस फॉर दैट, इंफॉर्मेशन फॉर दैट। और अगर हमारे पास उस पॉइंट से रिलेटेड एविडेंस नहीं है तो फिर हम पॉइंट ही नहीं लिखते, चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इफ यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन फॉर दैट, इफ यू डोंट हैव एविडेंस फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल एविडेंस से क्या मुराद है? एविडेंस मीन्स स्टेटिस्टिक्स, कोई फिगर्स होनी चाहिए उसके बारे में, कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी चीज डिस्कशन है उसके बारे में, या किसी की कोई कोटेशन है उसके बारे में, तो उसके बगैर हम पॉइंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
So this way, CSS essay is basically a long logical discussion based on information. अच्छा, अब ये सारी ऐसे जो है ये पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। ऐसे में सिंगल लाइन नाम की चीज कोई नहीं होती, सिंगल लाइन या सिंगल सेंटेंस कोई नहीं, जो भी बात आपने करनी है वो पैराग्राफ्स में होगी। और अगर पैराग्राफ में टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, लाइक कोई इलस्ट्रेशन, कोई मैप, कोई ग्राफिक टेबल या कोई ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट, नथिंग लाइक दैट। बाकी सब्जेक्ट्स में तो शायद आप बना सकते हैं, उसके क्वेश्चंस के अंदर कोई डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे के अंदर आपने जो भी बात करनी है वो आप सेंटेंसेस में करेंगे, और सेंटेंसेस जो है वो पैराग्राफ्स के अंदर लिखे होंगे। सी, नो लिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स, यानी नो बुलेट पॉइंट्स, नो नंबरिंग ऑफ पैराग्राफ्स, नो लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद ये होती है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसके साथ बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम आर एज फॉलोज, कोलन लगा के नीचे हम उसके बाद ABCD या 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है वो लिखते हैं। वो चीजें ऐसे के अंदर नहीं चलती। ऐसे में आपने जो भी बात करनी है वो पैराग्राफ में करेंगे, और ये सिंगल उसके अंदर जो है वो अलग अलग से बुलेट पॉइंट्स नहीं आएंगे। ना ही हमने पैराग्राफ की नंबरिंग करनी होती है, ये कहना कि फर्स्ट सेकंड या फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, चलो फर्स्टली या सेकंडली तक तो चल जाता है, लेकिन ये उससे ज्यादा थर्डली, फोर्थली वगैरह जो है वो गलत होगा। तो आपने पैराग्राफ को जो है वो नंबर नहीं करना। पैराग्राफ को लिंक करने के और भी मेथड्स हैं, नंबरों से लिंक करना कोई इतनी वो लॉजिकल चीज नहीं है। एंड नो लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑल टेक्स्ट इज रिटन विदाउट एनी क्लासिफिकेशन, नो हेडिंग्स। आप ये सारा जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है इसके अंदर, उसमें क्लासिफिकेशन से मुराद है कि किसी पैराग्राफ के बारे में हमने ये नहीं कहना कि ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दें, या कंक्लूजन पैराग्राफ है तो उसकी हेडिंग दे दें, या बॉडी पैराग्राफ की हेडिंग दे दें। नो, ये इसमें कोई हेडिंग नहीं दी जाती है ऐसे के अंदर। सारी हेडिंग, सब हेडिंग सिर्फ और सिर्फ वो आउटलाइन में रह जाती है। ऐसे के अंदर एज सच कोई हेडिंग, सब हेडिंग नहीं लिखी जाती। कोई टाइटल, यानी उसको होता है ना पैराग्राफ से पहले जो है वो उसको हेडिंग दे दी जाए पहचानने के लिए कि इस पैराग्राफ में क्या किया जाए, वो नहीं, नथिंग लाइक दैट। सो ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपके पास जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर चुका हूं ये चीज। इससे रिलेटेड को प्रॉब्लम को पॉइंट जो नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जी क्लियर है? ओके, ऑलराइट। आउटलाइन बनाएंगे लेकिन नूर फातिमा वो बाद में पढ़ेंगे ना। नो लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद ये है, फारूक, सानिया फारूक, नो लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि आप लिस्ट यहां नहीं बनाया करते इसके नीचे, जैसे बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग करते हैं ना कि फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ABCD, वो ऐसे के अंदर नहीं लिखा जाता। इसलिए इंफॉर्मेशन को लिस्ट नहीं करना, हर चीज पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। Just give me 2 or 3 minutes, I'll be back. Wait, please. Right. अच्छा जी, अब हमने ये जब पढ़ा है ये सारी चीज, तो हमने ये देखा है कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि ऐसे जो है उसके अंदर there are different types of essays, यानी 3 types हमने देखी थी, expository essay, argumentative essay and the abstract essay। और ये सारी जो टाइप्स ऑफ एसेज हैं ये हमने देख लिया ऑलरेडी। जो डेफिनेशन है उसमें टाइप की नहीं है, इसका मतलब है कि सारी एसेज के ऊपर एक ही चीज अप्लाई होती है, दैट ऑल एसेज आर रिटन इन पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स जो है पहले जरा उसको देख लें कि इसकी डिवीजन जो है वो किस तरीके से है, और यहां से फिर जो है वो आगे चलेंगे हम।
तो अगर आप मेरा स्टडी प्लान देखें तो उसमें आज जो चीज हमने सीखनी है उसके मुताबिक वी आर गोइंग टू लर्न पैराग्राफ एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीएसएस एसे। स्टडी प्लान जरा गौर से देख लें और आइंदा क्लास में आने से पहले जरा देख लिया करें कि लेक्चर कौन सा है, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हमने पढ़ना क्या है। आई नॉर्मली डोंट लाइक जब लोग क्लास में आ जाते हैं और उनको पता कोई नहीं होता कि हमने पढ़ना क्या है। चलो जी टीचर बताएगा ना क्या पढ़ना है, पढ़ाना तो टीचर ने है ना। नहीं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आज हम क्या रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा है। यू विल फाइंड मी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जो हमने प्लान किया है उसके मुताबिक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, और जो कुछ प्लान किया गया है वो पढ़ना जरूर है। अब लेक्चर नंबर 2 पैराग्राफ एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एसे, तो आज इसको बेसिकली हम जो है वो कर रहे हैं, एंड यू शुड नो बिफोर हैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, सो अब जाहिर है एसे एक बड़ी चीज है, तो ऐसे को हम अब ब्रेक डाउन करेंगे। बात हो गई ऑलरेडी कि जी पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, तो ऐसे को हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेक डाउन करेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे के वर्ड्स लास्ट टाइम हमने देखा था 2500 to 3000 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो नाउ दीज 2500 वर्ड्स फॉर एग्जांपल पैराग्राफ्स में लिखने हैं, तो फिर हम देखते हैं कि पैराग्राफ कौन कौन सी किस्मों के यहाँ पे लिखे जाते हैं। There are, first of all, there are fixed paragraphs in CSS essay, जिनमें the first paragraph is always the introduction paragraph. This goes for 220 to 250 words. The first paragraph is always the introduction. Regardless of the type of the essay, all types of essays, they all start with introduction, which is paragraph number 1. CSS essay में एक स्पेशल चीज होती है क्रंच पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ होगा और ये एक्सप्लेन करेगा कि बेसिकली टॉपिक क्या है। 100 to 120 words. This is paragraph number 2. After that, the last paragraph is always the conclusion, the concluding paragraph, 150 to 180 words. तो ये तीनों पैराग्राफ्स तो फिक्स्ड है। ये ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि जी इस ऐसे में लिखना है, उसमें नहीं लिखना। दीज आर दी पैराग्राफ्स व्हिच हैव टू बी रिटन, जिस भी तरह की ऐसे हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे फिक्स पैराग्राफ्स, अगर 2500 वर्ड्स की लेंथ है तो उसमें से 500 वर्ड्स तो निकल गए फिक्स्ड हेडिंग्स के अंदर। 2500 वर्ड्स लिखने कैसे हैं, क्योंकि पहले दिन लोग देख के 2500 3000 वर्ड्स की 18-20 पेजेस की ऐसे तो वो घबरा जाते हैं कि इसको लिखना कैसे है। तो अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और इसको मैं लेके आऊंगा सेंटेंस लेवल पे। आमतौर पे मैं ये फर्स्ट लेक्चर में क्लेम किया करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में आपसे बात की थी कि ऐसे राइटिंग बेसिकली एक स्किल है। तो मैंने अगर आपको ये स्किल सिखानी है, जैसे आबदा खान कह रही है कि बस आप सारी स्किल हमें दे दें, तो सारी स्किल एक एक करके ट्रांसफर करने के लिए जो है वो हम स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि स्किल इसके अंदर ये सारी चीजें एक एक करके पैराग्राफ, तो हम ऐसे को ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे इनटू सेंटेंसेस। हाजरा जरा जाके देखो मेरा स्टडी प्लान, क्रंच पैराग्राफ कब लिखा जाना है, स्टडी प्लान में देख के मुझे बताओ कब लिखा जाना है, तो फिर उस लेक्चर में बात करेंगे। तो normally I claim that I'm going to teach you how to write CSS essay by each and every word, each and every sentence. मैं आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस जो है मैंने आपको ट्रेन करना है कि ऐसे कैसे लिखी जाती है।
ये जो खौफ है ना आपके अंदर कि ये इतनी बड़ी चीज कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, ये है वो है, दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? दैट इज माई प्रॉब्लम कि स्ट्रक्चर क्या है। आपका काम है जैसे मैं कह रहा हूं उसके मुताबिक लिखना। मैं आपको सेंटेंस कहता हूं कि जी सेंटेंस को ये लिखना है, सेंटेंस 1 का ये काम है, तो फिर आप टॉपिक जब आपको मिलता है तो उसके हिसाब से आप वो टॉपिक वो सेंटेंस लिखें बस। फिर मैं कहता हूँ सेंटेंस 2 में ये लिखना है, आप उसके मुताबिक सेंटेंस 2 में जो भी टॉपिक मिला है उसको लिखते जाएं। देखिए कैसे सेंटेंस बाय सेंटेंस पैराग्राफ बनेगा और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है वो ऐसे बनेगी। सो हम बिल्कुल इसको मैं स्मॉलर स्केल पे जो है वो ले जाऊंगा और सेंटेंस की जो लेवल है वहां से हम जो है उसको उठाएंगे। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन, क्रंच और कंक्लूजन पैराग्राफ्स आ गए ये 500 वर्ड्स के। अब बाकी लगे, बाकी कितने हमारे पास बचे हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 2000 वर्ड्स। द रिमेनिंग 2000 वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू बॉडी पैराग्राफ्स। सो हमने पहले 3 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स देख लिए। वन इज इंट्रोडक्शन, द सेकंड इज क्रंच पैराग्राफ, द थर्ड इज द कंक्लूजन। तो नाउ अब 2000 वर्ड्स जो बचे हैं, फोर्थ टाइप ऑफ पैराग्राफ हमारे पास आया बॉडी पैराग्राफ। और 2000 वर्ड्स हमने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने हैं। अब एक बॉडी पैराग्राफ की लेंथ कितनी होती है? A body paragraph is written for about 100 to 120 words. See? तो अगर आप अपने 2000 words को डिवाइड करें 100 to 120 words से, तो कितने पैराग्राफ्स बने बोला? If you divide this 2000 to 100 or 120 words, so this means there have to be about 16 to 18 body paragraphs. नहीं काशान, 16 to 18 बॉडी पैराग्राफ्स। हम एक एवरेज ले लेते हैं कि 17 के करीब हमने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। सी स्टूडेंट्स, हमने जो बल्क है उसकी जो एसे की 2000 वर्ड्स जो है उसको डिवाइड कर लिया है कि जी हमें 17 पैराग्राफ्स हमने लिखने हैं बॉडी पैराग्राफ्स। वो जो शुरू में थे 3, इंट्रोडक्शन, क्रंच और कंक्लूजन, वो तो हर एसे के अंदर होते हैं, लेकिन ये 17 जो है ये हर टॉपिक के मुताबिक जो है वो चेंज होते रहेंगे। सो अब हमारा काम क्या है बेसिकली दैट ये 17 पैराग्राफ्स जो हैं इनको किस तरीके से लिखना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर हमारे पास अब क्या आया पैराग्राफ्स इन सीएसएस एसे का। स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, देन द क्रंच पैराग्राफ, देन द बॉडी पैराग्राफ 17 और आखिर में कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ। Do you get my point, students? बात हुई थी ना कि सारी ऐसे पैराग्राफ्स में लिखी जाती है, तो हम फिर पैराग्राफ्स की बात करते हैं ना, और पैराग्राफ्स की हमने सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेज आर पैराग्राफ्स आर देयर इन एन एसे? टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स जी 4. Introduction is a separate sort of. Crunch paragraph is separate. Then there are 17 body paragraphs and then 1 conclusion paragraph. So ये 4 types of paragraphs हमने सीखने हैं। ठीक है? हर पैराग्राफ की इनमें से टाइप जो है वो सेपरेट है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर से जो इंट्रोडक्शन और क्रंच और कंक्लूजन जो है वो तो एक एक पैराग्राफ है ना, जस्ट 1, लेकिन बॉडी पैराग्राफ 17 है, 2000 वर्ड्स इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो फिर अगर हम एक बॉडी पैराग्राफ लिखना सीख लें तो दैट मीन्स कि हम 17 बॉडी पैराग्राफ्स उसी मेथड से उसी टाइप के लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? that if we learn how to write 1 body paragraph तो हम पूरी ऐसे 2000 words उसके जो है वो लिखना सीख सकते हैं। So let's focus on body paragraphs. Okay?
ऐसे में हमने देख लिया कि ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद कंक्लूजन है। एक कॉम्पोजिशन, किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन जो होती है, चाहे वो एसे है, चाहे लेटर है, रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, कोई भी चीज है, ये हमेशा जो है is basically a collection of composition, कोई भी है is basically a collection of different paragraphs। कोई भी composition हो, हर जगह पे आपको पैराग्राफ्स ही नजर आएंगे। सबा सबा कह रही हैं सर, then we will also add 20+ outlines as for each paragraph। सबा सबा आउटलाइन का नाम फिलहाल छोड़ दें, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैंने आज आउटलाइन पढ़ानी है आपको। जब वो पढ़ाऊंगा तो उस वक्त हम बात कर लेंगे, इस वक्त हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, टोटल पैराग्राफ्स कितने हो गए ऐसे के अंदर आपके पास? किसी के 21 हो गए। सो यू हैव 3 फिक्स्ड पैराग्राफ्स एंड 17 बॉडी पैराग्राफ्स। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने देख लिया है ऑलरेडी कि ईच पैराग्राफ हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन अ कॉम्पोजिशन। ऐसे कह लें, चलें कॉम्पोजिशन की जगह आप ऐसे कह लें कि हर पैराग्राफ, यानी हम ये नहीं कह सकते जी एम एक बस को पैराग्राफ लिखा हुआ है, नहीं, हर पैराग्राफ का एक खास काम है, या वो इंट्रोडक्शन होगा, या वो क्रंच होगा, या वो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, या वो कंक्लूजन होगा। हर एक का एक खास काम है और फिर वो पैराग्राफ अपने काम के हिसाब से उसी तरह का हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी तरह का पैराग्राफ बनाएंगे। ओके, अब पैराग्राफ बेसिकली है क्या? अब हम पैराग्राफ की बात भी खत्म कर देते हैं। अब हम ऐसे की बात नहीं कर रहे, ऐसे को हमने ब्रेक डाउन करके पैराग्राफ्स में ले आए हैं, अब हम पैराग्राफ को भी ब्रेक डाउन करते हैं। अब पैराग्राफ इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ओनली which are written according to a certain theme or they elaborate a certain point। अब ये आपने ऑलरेडी स्कूल में जो चीज सीखी थी, हमें ये सिखाया गया था कि पैराग्राफ जो है वो सारा एक ही पॉइंट के ऊपर होता है। होते तो उसके अंदर सेंटेंसेस हैं, लेकिन वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो एक ही थीम से रिलेटेड होते हैं, एक ही पॉइंट से रिलेटेड होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप उसी के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स की बात करते जाएं और उसी के अंदर इकोनॉमी की भी बात कर लें, उसी के अंदर हिस्ट्री भी लगा लें। नहीं, लाजमी बात है कि आपका जो पैराग्राफ है वो किसी एक चीज के ऊपर होगा, एक हिस्ट्री के ऊपर होगा, मे बी एक इकोनॉमी के ऊपर, एक किसी और चीज के ऊपर, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई आपने बचपन में ये सीखा था कि इसको स्कूल में कि पैराग्राफ को एक ही चीज के ऊपर सेंटेंसेस हो तो उसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमें ये नहीं था सिखाया गया कि कितने सेंटेंसेस जो है उससे कोई स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो है वो बनेगा। कोई लोग 3 सेंटेंसेस 4 लिख के समझते हैं पैराग्राफ बन गया है, ये सामना नजर, ईच एंड एवरी सेंटेंस इज इंटरलिंक्ड। और कोई समझते हैं कि 6, 7, 8 सेंटेंसेस लिख के जी पैराग्राफ हो गया। बाज लोग लंबे वो 15, 16 सेंटेंसेस लिख जाते हैं, बट स्टिल दे डू नॉट नो वेदर द पैराग्राफ इज फिनिश्ड और नॉट। वो लिखना शुरू हो जाए तो उनको समझ नहीं आती कि उसको रोकना कैसे है पैराग्राफ को। सो इसका फिर मेथड ये है, इसके लिए मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि हम करते क्या है कि पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस को फिक्स कर लेते हैं और उनका फंक्शन बना लेते हैं। हर सेंटेंस जो है उसका हम एक जो है वो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हमें ये समझ आ गई कि अब हम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। तो पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं कि फिक्स कर लेते हैं कि भाई ये सेंटेंस लिखना है। I will give you the example of a 5 sentence paragraph structure। एक इनिशियल बेसिक जो है वो पैराग्राफ, इट शुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 5 सेंटेंसेस। अच्छा, अब 5 सेंटेंसेस तो हो गए, लेकिन इन 5 सेंटेंसेस में लिखना क्या है? हम करते क्या है कि इन 5 सेंटेंसेस को एक एक करके इनको एक एक सेंटेंस का फंक्शन बना देते हैं।
उसका पर्पस बना देते हैं कि भाई इस फंक्शन ने इस सेंटेंस ने क्या करना है। अब देखो ना, जैसे अब दरवाजे पे आपके डोर बेल जो है वो लगी हुई है। अब वो डोर बेल जो है वो ऐसा स्विच होगा कि जो ऑन उसको दबाएं और उसके बाद स्प्रिंग से वो वापस आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि डोर बेल बस रिंग करनी है और बस उस स्विच का फंक्शन जो है वो यही है कि वो वापस आ जाए ताकि बेल बंद हो जाए। एक दो दफा बेल दी और दैट्स ऑल। लेकिन क्या ये वाला स्विच बल्ब पे लगाया जा सकता है या फैन पे या लाइट पे? जो डोर बेल वाला स्विच है, कैन वी यूज इट फॉर लाइट? व्हाई नॉट? अब ये साथ साथ मैंने ना छोटी छोटी क्रिटिकल थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करवा दी थी। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। एक्चुअली हमारे लोग समझते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग यही होती है बस कि आप उस क्या किसी चीज को आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है कि आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो इसी चीज को आगे चला लेते हैं कि क्या वो वाला स्विच वहां पे लगाया जा सकता है? यू से नो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये डोर बेल वाला स्विच जो है वो बल्ब पे क्यों नहीं लगाया जा सकता? नहीं रुच, फंक्शन जरा एक्सप्लेन करो ना, थोड़ा स्टूडेंट लिखे ना जरा यहाँ पे, डोर बेल वाला स्विच बल्ब पे क्यों नहीं लगाया जा सकता? आई होप यू पीपल आर राइटिंग योर आंसर्स। फंक्शन है ये ना ही लगाया जाएगा सकता, व्हाट्स दैट, दैट्स व्हाट्स आर आस्क्ड बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी, बिकॉज बेल जो है वो फंक्शन बताओ ना, सखावत में ये कह रहा हूं बेटा, बोले इसके ऊपर। नहीं सारा अहमद, मुझे फंक्शन भी तो बताए ना क्या है। हाँ बिकॉज यस तलत मोमना, because we are not supposed to turn bulb off immediately. आपदा खान कहती लगाया जा सकता है, बल्ब खुद ही बंद हो जाएगा यस जो ही हम बटन को छोड़ेंगे, जबकि बटन का ये काम बल्ब का ये काम नहीं होता। नहीं मेरे क्वेश्चन का आंसर दें आप, बिकॉज उसका फंक्शन फिर चेंज होगा, वही नहीं फंक्शन को वर्ड ना यूज करो सहरा सरिश, आप बताएं ना कि होगा क्या। जी जैसे सबा ने कहा है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्विच ऑफ द बल्ब आफ्टर 1 or 2 blinks, वी नीड लॉन्ग टाइम स्विचिंग ऑन। Yes, 1 year, because it has to stay for a longer period as compared to bell, which springs back in seconds. Yes, शायद। जी बिल्कुल ठीक है रबाब। Because bulb, Azizur Rahman, very good. Because bulb should be on for a while. राना उस्मान ये छोड़ दो ना यार कि सीरीज का सर्किट कनेक्शन है, ये इंजीनियर्स वाली बातें ना करो। We want one function at one time. Bell to ring, bulb to have light. They are so different. Yes, exactly, Zanish. Okay, so you understand कि हर जो स्विच है वो एक ही तरह का नहीं है। अच्छा, देन वी हैव समथिंग लाइक वो जो फैन के लिए डिमर यूज होता है, रेगुलेटर जो है, अब वो वाला डिमर जो है वो हम लाइट के साथ वो भी नहीं यूज कर सकते। क्या वजह है कि उसका काम है स्पीड रेगुलेट करना। स्पीड किसकी होती है? फैन की के बल्ब की? फैन की। सो वी डोंट यूज, हम बल्ब की जो है वो ऑल्दो डिमर उसको लगा के तो कर सकते हैं, बल्ब की उसकी जो लाइट है कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नहीं। यस जी, इट इज यूज विद लैम्प लाइट्स एग्जैक्टली, लेकिन नॉट विद ऑल ऑफ देम ना, शायद लाइट की इंटेंसिटी हो सकती है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड कि हर चीज का अपना अपना फंक्शन है। मैं आपको पैराग्राफ में सेंटेंस 1 का फंक्शन देता हूं, लिखे जरा अपने पास।
हम पैराग्राफ कर रहे हैं ना, और हमारा पैराग्राफ का है, लिख लें जरा, 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर, 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पैराग्राफ। ओके, सेंटेंस 1 का काम है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, और इसको हम नाम देते हैं टॉपिक सेंटेंस का। अच्छा जी, अब इसका नाम जो रखा है हमने सेंटेंस 1 का, टॉपिक सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इससे आपको क्या समझ आती है? ये सेंटेंस क्या करेगा? It will tell about the topic of the, gives an overview, gives an introduction. It will tell what are we going to discuss in the whole paragraph. बस, इसका और कोई काम नहीं। इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि ये टॉपिक पैराग्राफ का जो है उसको बस बता दे। ये टॉपिक सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी या ओपनिंग सेंटेंस भी कहलाता है। अब यहां पे काफी प्रॉब्लम पेश आती है हमारे स्टूडेंट्स को, वो इसके अंदर ही इसकी रीजन भी देने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कि भाई आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का ये काम है कि वो ये बताए कि व्हाट इज दिस पैराग्राफ गोइंग टू बी अबाउट। फॉर एग्जांपल, COVID-19 has created several problems in supply chain throughout the world. COVID-19 has created or caused several problems in the supply chain throughout the world. यानी इसका मतलब ये है कि अब इस पैराग्राफ में क्या चीज डिस्कस होगी कि COVID-19 की ने सप्लाई चेन से मुराद ये है कि चीजें बनना और उनका कंज्यूमर तक पहुंचना COVID-19 की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। तो ये सारा पैराग्राफ अब इस चीज के बारे में होगा। ये COVID-19 के बारे में नहीं होगा, ना ही ये सप्लाई चेन के बारे में होगा। ये होगा कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ पूरी दुनिया में, और रीजन क्या थी? कोरोना वायरस। तो अब इसके ऊपर पैराग्राफ जो है वो लिखना है। Just a minute, please. Exactly. नहीं, प्रॉब्लम्स, हाँ, डिस्ट्रप्शन, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जब हम ये लिख देते हैं, जब हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल आमना ने लिखा कि प्रॉब्लम्स इन सप्लाई ड्यू टू COVID-19, तो इसका मतलब क्या है यार? या मोमना कह रही है कि इसमें लॉकडाउन वगैरह का लिखेंगे। अब ये लॉकडाउन का वर्ड टॉपिक सेंटेंस में तो नहीं आया मोमना, ये आपने उसको आगे चलाया ना। फिर प्रॉब्लम्स इन सप्लाई ड्यू टू कोविड आया, सब रिपीट की मुझे समझ नहीं आती, आपने कहां से आपका ध्यान हटा था? ध्यान से सुने। टॉपिक सेंटेंस चनाचे जो है वो है प्रॉब्लम्स इन सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू COVID-19। तो
कोविड, हमने टॉपिक सेंटेंस में ये लिखा कि देयर हैव बीन सेवरल प्रॉब्लम्स ड्यू टू इन सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यू टू कोविड-19। अब नेक्स्ट हम इसको करेंगे ना, एक्सप्लेन करेंगे ना कि क्या इसका सप्लाई चेन में प्रॉब्लम क्यों पेश आई। कोविड-19 तो बीमारी है, तो इसका सप्लाई चेन से क्या ताल्लुक नहीं। इसका आगे फिर रीजन ये देंगे, जैसे आमना ने बोला है कि ये उसका इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का। चूंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुआ। अब हम लॉकडाउन का नाम सेंटेंस 1 में नहीं कह रहे, ये हम कहां बोलेंगे, सेंटेंस नंबर 2 में। तो सेंटेंस नंबर 2 क्या है, रीजन और एक्सप्लेनेशन किसकी, ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। यू सी, नहीं राना उस्मान, वो जो रिड्यूस द प्रोडक्शन, ये सारा ये जो कह रही है इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन ऑन, वो सेंटेंस नंबर 3 हो जाएगा। स्लम्पफ्लेशन ऐड करेंगे, हाउ इट हैज स्लो डाउन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमीज। यस राना उस्मान, राना उसामा थोड़ी हद तक। यानी ये जरा ख्याल रखिएगा कि पैराग्राफ को आगे नहीं चलाना, कोई नई बात नहीं करनी यहां पे। आप सिर्फ ये बता दें कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया और उस लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन मुतासर होगी, बस। ज्यादा आगे नहीं जाना, ज्यादा आगे नहीं जाना। ज्यादा आगे अगर आप जाएंगे, जैसे राना उसामा ने कहा रिड्यूस द प्रोडक्शन, तो अब ये सेंटेंस नंबर 3 आपका हो गया। अब आप सेंटेंस 3 क्या होता है जरा नोट करते हैं अपने पास। सो सेंटेंस 3 इज सपोर्टिंग पॉइंट, इसको मैं पैराग्राफ एक्सपेंडिंग सेंटेंस भी कहता हूं। यानी पैराग्राफ को एक्सपैंड किया जाता है। टॉपिक सेंटेंस हमने बोला, तो उसको सेंटेंस 2 में हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब उसको एक्सप्लेन करने के बाद अब आगे भी तो उसको चलाना ना। तो सेंटेंस 3 बेसिकली वो सेंटेंस है जो पैराग्राफ को आगे चलाता है। अब आप यहां पे जिक्र करेंगे कि जो है वो इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन, या जैसे उसामा ने लिखा है कि इसकी वजह से प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई। अब ये सपोर्टिंग पॉइंट है आपका। अब हम नई बात कर रहे हैं, रिड्यूस दी प्रोडक्शन ड्यू टू दी, तो आप क्या लिखेंगे, ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉकडाउन्स there was reduced production in the world, due to which there was nothing to supply, although the demand was still there. See, ज़रताब उर्दू पोइट्री अरबिक वर्सेस का कोई जगह नहीं इसके अंदर ऐसे की होती। आप ट्रांसलेशन लिखें, जो भी आपने अरबिक वर्सेस लिखने हैं तो साथ उसके इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी देनी है। जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 3 क्लियर हो रहा है। यहां हम बात को आगे चलाएंगे ना, कि ये तो कोई मतलब कमाल नहीं है कि जी लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन हो गया। बात को आगे चलाओ ना। लॉकडाउन से हुआ क्या, लॉकडाउन से हुआ ये कि प्रोडक्शन लेस हो गई, ठीक। और अब हम प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएंगे कि वो लेस क्यों हुई। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कम हुई, इकरा सुल्तान, ये अब उसका सपोर्टिंग पॉइंट 3 आ गया, सेंटेंस 3 आ गया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कम हुई, इकरा सुल्तान ने कहा। यू सी स्टूडेंट्स, किस तरह लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस पैराग्राफ बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, आबदा खान, इनकम कम हुई, ये वाला सेंटेंस नहीं है, ये वाला सेंटेंस नहीं है। आबदा कह रही है कि लोगों की इनकम कम हुई। आपने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन कम हुई। अब इसमें इनकम वाला पॉइंट नहीं आएगा। अगर हम इनकम वाला पॉइंट हमने लगाना है, मैं भी आपको बताता हूं, इस वक्त आप सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में बताएं कि लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन कम क्यों हुई। जी मोमना, यू राइट। नहीं, मैं बताता हूं, मोमना उसको भी बनाता हूं जी। एक ही रीजन हेमन, इस वक्त आपने एक ही रीजन लिखनी है। नहीं, साथ मैं बताता हूं इसकी। अभी आप बेटा एक रीजन तो पूरी करें ना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो आपने ये एक रीजन जो लिखी है, जो भी कि जी प्रोडक्शन कम हो गई, अब उस वक्त तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जी आमना,
उस वक्त तक ये सेंटेंस 3 एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप इसके बारे में कोई एग्जाम्पल, कोई एविडेंस, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। समझ आ रही है इस चीज की? सपोर्टिंग पॉइंट के लिए लाजमी है कि आपके पास कोई ना कोई फैक्ट, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स, एविडेंस, कोई ना कोई चीज जो है वो बताएंगे, इसको रियलिटी के साथ लिंक करेंगे तो सेंटेंस नंबर 3 एक्सेप्टेबल है, वरना सेंटेंस 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको समझ आएगी कि ये क्यों कहा जाता है लॉन्ग लॉजिकल डिस्कशन। लॉजिकल डिस्कशन है और लॉन्ग डिस्कशन इसलिए कि हम जो भी बात कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, डू यू गेट माय पॉइंट? सो यहां पे अब हम, अच्छा अगर आप गौर से देखें तो सेंटेंस 1 और 2 का आपस में ग्रुप है। दोबारा सुनो, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 आपस में ग्रुप हुआ ना, क्योंकि उसने टॉपिक एक्सप्लेन किया और सेंटेंस 2 ने उसकी रीजन बयान की। डू दे फॉर्म अ ग्रुप? इसका यह भी मतलब हुआ कि सेंटेंस नंबर 2 जो है वो डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन सा है? Sentence 1 is independent and sentence 2 is dependent on that. अगर sentence 1 नहीं होगा तो sentence 2 की कोई वजह कोई नहीं है। sentence 1 अकेला हो सकता है लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी चाहिए, तो sentence 1 and 2 are one group। ओके, आगे चलें। क्या आपके ख्याल में sentence 3 और 4 का अपना एक ग्रुप है? मैं इसको सेट कहता हूं। ये दो सेंटेंसेस, ये सेट है। ओके, तो ये सपोर्टिंग पॉइंट और फिर उसको आगे एग्जांपल देना, एविडेंस देना, ये एक सेट है ये। अच्छा, अब फर्ज किया आपके पास इस जो टॉपिक सेंटेंस था, जो आपने जिसकी रीजन और एक्सप्लेनेशन दी है, इसके ऊपर आपके पास एक और भी सपोर्टिंग पॉइंट मौजूद है। मसलन जैसे उसने कहा कि जी इनकम लोगों की कम हो गई, तो ये उसका इफेक्ट है सप्लाई चेन मुतासर होने का। ठीक है, तो अब आप इसको सेंटेंस 5 में एक और सपोर्टिंग पॉइंट भी लगा सकते हैं। यानी सपोर्टिंग पॉइंट और एग्जाम्पल का जो सेट है 3 और 4 का, आगे सेंटेंस 5 और 6 में सपोर्टिंग पॉइंट 2 और आगे फिर उसकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी लिखी जा सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जो सपोर्टिंग पॉइंट 1 है वो उसके साथ एग्जाम्पल 1 की ही चलेगी। ये नहीं हो सकता कि आप पहले सारे सपोर्टिंग पॉइंट लिख लें और बाद में सारी एग्जाम्पल्स लिख लें, चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये पॉसिबल है कि आप एक सपोर्टिंग पॉइंट दें, उससे नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल दे दें, उसके बाद एक और सपोर्टिंग पॉइंट लिखें जो भी बात आप करना चाहते हैं, और उसके साथ फिर उसकी एग्जाम्पल जो है वो दे दें। सो इस तरीके से आप सपोर्टिंग पॉइंट और एग्जाम्पल के दो सेट भी लगा सकते हैं। सपोर्टिंग पॉइंट 1 एग्जाम्पल 1, सपोर्टिंग पॉइंट 2 एग्जाम्पल 2, ये 3 भी हो सकते हैं। सपोर्टिंग पॉइंट 3 एग्जाम्पल 3, या किसी एक सपोर्टिंग पॉइंट के साथ दो एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, ये पॉसिबल है। और इसके बाद जो है वो हम बस लास्ट सेंटेंस 5 कंक्लूडिंग सेंटेंस, अगर आप सपोर्टिंग पॉइंट का एक और सेट लगाएंगे तो ये सेंटेंस नंबर 7 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आखिर में हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हैं हर पैराग्राफ में सीएसएस में, जिसके अंदर कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपने सिर्फ जो कुछ पैराग्राफ में कहा है सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करें, उसी पैराग्राफ में जो कुछ कहे, जो बातें की हैं सिर्फ उसी को वाइंड अप करें, नथिंग न्यू। बाद लोग यहाँ पे सोल्यूशन देना शुरू हो जाते हैं, नहीं सोल्यूशन नहीं देना, यहाँ पे बस जो कुछ कहा गया है पैराग्राफ में उसी को वाइंड अप करें, सम अप करें। जी स्टूडेंट्स, do you get my point? I am giving you
5 सेंटेंस बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर मिनिमम 5 सेंटेंसेस होने लाजमी है। जी सारा अहमद, यू आर करेक्ट। जी सारा, यू आर करेक्ट। जी राना ओसामा, ऑल 17 पैराग्राफ्स विल हैव देयर ओन कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये कंक्लूजन नहीं है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। हर पैराग्राफ का अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जो उसको वाइंड अप करता है। यस सारा, इट्स ओके। Yes, Amnazir, we are not supposed to give any recommendation in concluding paragraph. No. होता यह है, रिकमेंडेशन इसलिए नहीं देनी होती कि हर पैराग्राफ को खराब ना करें सॉल्यूशन दे दे के। तो ऐसे के अंदर पूरा पार्ट होता है। हम आपको एक पूरा सेक्शन देंगे जिसके अंदर रिकमेंडेशंस दें, आखिर में जिसके अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसकी सजेशन जो है वो देंगे सारा कुछ। आबदा खान कंक्लूडिंग में क्या लिखेंगे? कंक्लूडिंग में आप जो कुछ ऊपर बात की है सारी उसी को वाइंड अप करें। जी सजदा खान, इज इट नेसेसरी टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर? नो, नॉट नेसेसरली। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉम्प्लेक्स नहीं यूज करना, अगर जरूरत पड़ती है होता है तो कर लें, लेकिन लाजमी नहीं है। सबा अदनान, रिसर्च पेपर की तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारी एसे का, सीएसएस एसे का स्ट्रक्चर ये है। वन पैराग्राफ कंसिस्ट 100 to 120 वर्ड्स। बिलाल, पहले मैंने पढ़ाया आपको कि इस बॉडी पैराग्राफ का ये जो मैं आपको 5 सेंटेंस दे रहा हूं या 7 सेंटेंस दे रहा हूं, ये कितने वर्ड्स में? 100 to 120 वर्ड्स में सारा कुछ करना है। स्टूडेंट मुझे बताइएगा, सुबह बताता हूं, मैं सारा कुछ बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको। मुझे जरा आप ये बताइएगा कि क्या सेंटेंस 4 इंडिपेंडेंट हो सकता है? नहीं, ये हमेशा लिंक्ड होगा सेंटेंस 3 से। इट इज इंटरलिंक्ड विद सेंटेंस 3। तो इस तरीके से आपने पहला सेट लगाया टॉपिक सेंटेंस और उसकी एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद आपने सपोर्टिंग पॉइंट लगाया, उसकी एविडेंस दी, और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस इनको दी। वेरी गुड रन ओसामा, दैट एग्जांपल्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। भाई आखिर वो एग्जांपल किस चीज की है? जाहिर है उसके साथ जो है वो मेंशन करेंगे तो फिर ही चलेगा ना। एक एग्जांपल थोड़ी सी देखते हैं इसकी पैराग्राफ स्ट्रक्चर की। इस जो सेंटेंस 5 सेंटेंस जो है, सर सेंटेंस में कितने वर्ड्स होंगे? बिलाल, इसका कोई हिसाब नहीं होता। ये आपकी प्रॉब्लम है कि कितने वर्ड्स का सेंटेंस लिखते हैं, ये फिक्स नहीं किया जा सकता। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे सामने एक टॉपिक सेंटेंस है, मैं लिखा है कि जी विंटर इज गेटिंग डिलेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है, बात शुरू किया हमने, और इसका मेन वर्ड जो है ये विंटर के बारे में नहीं है, ये विंटर डिले होता जा रहा है ना, जो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ। हमने यहां पे उसकी रीजन नहीं देनी, रीजन जो है वो हमेशा सेंटेंस नंबर 2 में देंगे। सेंटेंस 2 में उसकी रीजन या एक्सप्लेनेशन क्या आई कि ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग the weather patterns have changed with summers getting longer and winters getting shorter। हमने ये बात तो कर दी कि विंटर जो है वो डिले होता जा रहा है। आबदा खान, पेज का वो हिसाब नहीं होता कि कितने पेजेस का होगा पैराग्राफ, वर्ड्स का हिसाब होता है। बाज लोगों की बड़ी लिखाई है, बाज लोगों की छोटी लिखाई होगी, तो वो पेज का हिसाब नहीं है। आप ये देखें कि ये वर्ड्स पूरे करने हैं। फिलहाल आप सेंटेंस बाय सेंटेंस करें, पेज को फिलहाल छोड़ें। अभी आपको मैंने इसी तरीके से सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, 3, 4 अलग अलग लिखवाने हैं आपसे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि क्या ये रीजन एक्सप्लेनेशन सेंटेंस 1 के लिए ठीक है? हमने सेंटेंस 1 में कहा था विंटर, जरा फोकस करें एग्जाम्पल के ऊपर। विंटर इज गेटिंग डिलेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द वेदर पैटर्न्स हैव चेंज्ड विद समर्स गेटिंग लॉन्गर एंड विंटर्स गेटिंग शॉर्टर। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि विंटर डिले क्यों होता है, इसलिए कि समर बड़े लॉन्ग होते जा रहे हैं और विंटर जो है वो शॉर्ट होते जा रहे हैं। ओके, सेंटेंस 3, अब हमने इस पैराग्राफ को आगे चलाना है। पैराग्राफ एक्सपेंडिंग सेंटेंस, वो कहते हैं कि इट इज नॉट ओनली दी डिले इन विंटर, जो हमने टॉपिक सेंटेंस में कहा था, बट द सिवियरिटी ऑफ वेदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैज आल्सो कॉज्ड हैवक इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी अब इसने पैराग्राफ को आगे चलाया ना, वो कहते हैं कि सिर्फ विंटर डिले नहीं हो रहा, बल्कि मौसम के अंदर सख्ती बड़ी आ गई है। यानी विंटर हमारे यहाँ आपने देखा थोड़ी देर के लिए आता है, अब 2 महीने के लिए, लेकिन उसमें शिद्दत इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती है कि वो दिल करता है कि ये लंबा हो जाता 3-4 महीने, तो बेहतर था शायद इतना स्ट्रांग ना होता। तो जैसे मरी का उस दिन इंसिडेंट है, आमतौर पे बर्फबारी जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है, इस दफा नहीं थी हुई, 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक, फोर्थ वीक में चल के हुई। फिर जाहिर है लोग उसी तरह से उतने ही ज्यादा उसको देखने के लिए भी गए, और आई थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल, लेकिन इतनी शदीद कि जितनी पिछले 35 साल में मरी में कितना बड़ा तूफान नहीं आया जितना बड़ा तूफान उस दिन आया था। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज, ऑल्दो मैंने जब ये पैराग्राफ लिखा था तो उस वक्त की मरी वाला इंसिडेंट नहीं था हुआ, लेकिन अब आप देख लें कि इसके ऊपर वो पूरी तरह से फिट होता है कि विंटर आता थोड़ी देर के लिए है, लेकिन सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही जो है वो मचती है। अब कोई ना कोई जब तक मैं इसकी एग्जाम्पल नहीं देता, प्रूफ नहीं देता, उस वक्त तक ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्रूफ ये है, सेंटेंस 4, एग्जाम्पल एविडेंस, studies based on the global data show that the Earth's average temperature has risen by 2.3 centigrade during the last almost 40 years. तकरीबन 1980 से लेके onwards 2.7 डिग्रीज 2.3 डिग्रीज जो है वो टेम्परेचर दुनिया का एवरेज जो है बढ़ गया। अब 2.3 कोई छोटी चीज नहीं है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। This increase has not only caused change in the weather patterns, अब ये गर्मी ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया के जो मौसम है वो चेंज होते जा रहे हैं। Not only weather pattern चेंज हुए हैं, but has also caused huge losses to humanity at large in different parts of the world. लेकिन एक तो वेदर पैटर्न चेंज हो गए, और साथ ही साथ वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से लोगों का शदीद किस्म का नुकसान जो है वो हो रहा है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ये हमारे पास सेंटेंस 4, उसकी हमने नंबर दे के सेंटीग्रेड उसकी जो इंक्रीज है फैक्ट दे के साबित किया है कि जो हम सेंटेंस 3 में बात कर रहे हैं वो हवाई बात नहीं है, को अपने पास से गप नहीं मारी, नहीं, एक्चुअल डेटा शो करता है। डेटा दिखाएं कि 2.3 डिग्री जो है इंक्रीज हुई है दुनिया के टेम्परेचर में। बस कंक्लूडिंग सेंटेंस इतनी बात थी। In this way, the Earth is experiencing change in the weather patterns and different lengths of seasons. अब देखो different length of season, ऊपर हमने बात की थी winter is getting delayed, फिर उसको हमने explain किया था कि summer getting longer, winter getting shorter। तो अब उसको sum up कैसे किया कि weather patterns भी change हो रहे हैं और length of seasons भी change हो रही है। इसका मतलब ये कि हमारा concluding sentence बड़ी हद तक हमारे टॉपिक सेंटेंस से मिलता जुलता है, उसी बात को दोबारा जरा डिफरेंट अल्फाज में किया जाए। सो ये है पैराग्राफ एग्जांपल आपके सामने। मैंने जब आपसे अब पैराग्राफ लिखवाना है होमवर्क के तौर पे, तो हमने इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस करके अलग अलग लिखना करना है। हमने रनिंग पैराग्राफ कॉन्टिन्यूअस जो है एक, वो अभी नहीं लिखना, रेफरेंस बाद में आएगा, अभी नहीं रेफरेंस पे बात करें। बिस्मा काजी, लॉन्ग सेंटेंसेस वैसे तो हाँ अगर आप संभाल नहीं सकते तो फिर अवॉइड ही करें, क्योंकि लॉन्ग में अक्सर लोग छोटे सेंटेंस में ग्रामर की इतनी गलतियां करते हैं तो लॉन्ग तो बिल्कुल समझ ही कोई नहीं आती। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से कुछ हल होता है काम?
मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं बाकी सारा टेक्स्ट गायब कर दूं और सिर्फ सेंटेंस नंबर 4 रहने दूं, तो विल दैट बी यूजफुल? सेंटेंस 4 सिर्फ दे दूं, बाकी सारी चीजें खत्म कर दूं, उसका मकसद खत्म हो गया ना। यूजफुल फॉर व्हाट एग्जैक्टली सर? उसका मकसद ही खत्म हो गया कि जी स्टडीज बेस्ड ऑन द ग्लोबल डेटा शो दैट अर्थ्स एवरेज। आपके पास जितने मर्जी जबरदस्त वो स्टेटिस्टिक्स हो, जब तक आप डिस्कशन के अंदर उनको लगाएंगे नहीं, डिस्कशन ही नहीं है तो स्टेटिस्टिक्स का क्या करें हम? सी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मेरा सेंटेंस नंबर 3 जो है, अगर मैं सेंटेंस 4 ना लिखूं, भी सेंटेंस 4 ना लिखूं, तो भी सेंटेंस नंबर 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कि सेंटेंस 3 जो है वो एक्सेप्ट ही उस वक्त होगा जब हम उसके लिए कोई ना कोई एविडेंस देंगे। सी स्टूडेंट्स, हमने बात शुरू की थी कि एसे को हम ब्रेक डाउन किया पैराग्राफ्स में, और पैराग्राफ्स को हमने ब्रेक डाउन किया सेंटेंसेस में। अब हमने फंक्शन बना दिया है। मैंने आपको ये बता दिया है भाई सेंटेंस 1 ने ये करना है, सेंटेंस 2 ने ये करना है, सेंटेंस 3 ने, 4 ने, 5 ने ये करना है, और आपको एग्जांपल भी करके दिखा दी कि सेंटेंस 1 2 3 4 5 लिखे कैसे गए हैं एक चीज के ऊपर। डू यू थिंक इससे आपके लिए लिखना कोई गाइडलाइन मिलती है, आसान हो जाएगा? पहले सेंटेंस में सिर्फ एक्सप्लेन करो, वो करो, इंट्रोड्यूस करो। आइडिया हो गया ना? ये एक सर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में एक से ज्यादा सेंटेंस लिख सकते हैं। फर्क नसीब यही तो गलती बचानी होती है बेटी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का यही मसला है कि इनको एक सेंटेंस लिखने को कहें ना तो वो सेंटेंस में पूरी कहानी बयान कर देते हैं। नहीं, कहानी नहीं लिखनी, एक सेंटेंस है तो बस एक ही सेंटेंस है, बट दैट्स ऑल। और अगर एक से ज्यादा लिखेंगे ना, तो वो एक्चुअली आप उसी को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वो आपका सेंटेंस नंबर 2 होगा। ये मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, वो इंट्रोडक्शन में 2 सेंटेंस लिख जाते हैं और फिर उनको समझ नहीं आती सेंटेंस 2 में क्या लिखें। तो उनको ये समझ नहीं आती कि सेंटेंस 2 में क्या रिजल्ट है। बस बहरहाल अभी हम ब्रेक करेंगे और इसके बाद में आपको पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर फर्दर जो है वो एक्सप्लेनेशन और सारा एग्जांपल्स मजीद देते हैं।